हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कोलिजन को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, हमने वन डायमेंशनल कोलिजन को स्टडी किया था। ठीक है, वन डायमेंशनल कोलिजन की क्या कंडीशन होती है वो अपन ने कैलकुलेट की थी, और उसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस में मान लो मास सेम हो, वेलोसिटी सेम हो, तब कोलिजन हो तो क्या कंडीशन जनरेट होंगी, उनके फॉर्मूलाज अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर कैलकुलेट किए थे। ठीक है, तो वन डायमेंशनल कोलिजन अपना कंप्लीट हो गया। वन डायमेंशनल अपन ने किसके लिए पढ़ा था? इलास्टिक कोलिजन के लिए। ठीक है, अभी अपन देखेंगे इलास्टिक में अगर टू डायमेंशनल कोलिजन हो तो वो किस तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। देखें तो अपना जो ऑब्जेक्ट है जो कोलिजन होगा वो तो वन डायमेंशन में ही होगा। कोलिजन के बाद जो अपने ऑब्जेक्ट्स हैं वो टू डायमेंशन में मूव करेंगे, मतलब प्लेन के अंदर मूव करेंगे। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। एक जो ऑब्जेक्ट है वो तो है ए। ठीक है, ये अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए जिसका मास है m1, डायरेक्ट मास लिख देता हूँ मैं, और लेट ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट है, उस सेकंड ऑब्जेक्ट से जाके कोलाइड करता है, कोलिजन करता है। ठीक है, जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट लेट है क्या? m2। ठीक है, और सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो वेलोसिटी है वो लेट 0 है, ये रखा हुआ है। अभी ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट है ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जाके हिट करेगा, इसके साथ कोलिजन करेगा, तो क्या होगा कि आफ्टर कोलिजन ये टू डायमेंशन में ऑब्जेक्ट मूव करेंगे। लेट एक्स एक्सिस से थीटा एंगल क्रिएट करते हुए, थीटा 1 एंगल क्रिएट करते हुए m1 तो इधर आ गया। ठीक है, और यहाँ से थीटा 2 एंगल क्रिएट करते हुए m2 जो है वो इधर आ गया। ठीक है, इसका एंगल थीटा 1 m1 का, और इसका एंगल क्या हो गया? थीटा 2। अब लेट बिफोर कोलिजन तो जो इनके वेलोसिटीज़ हैं वो u1 और u2 हैं। आफ्टर कोलिजन इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो m1 की तो लेट हो गई v1, और लेट m2 की वेलोसिटी हो गई क्या? लेट v2। ठीक है, अच्छा ये थीटा 2 है तो इधर ये भी क्या होगा? एंगल थीटा 2। ठीक है, इधर ये थीटा 1 है, एक पैरेलल लाइन में एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ भी ड्रॉ करूँ तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा 2। ठीक है, अब देखो अपन जानते हैं कि भाई इलास्टिक कोलिजन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को तो फॉलो करेगा। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेक्टर कंजर्वेशन होगा मतलब एक्स डायरेक्शन में भी कंजर्वेशन होगा, वाई डायरेक्शन में भी कंजर्वेशन होगा, क्योंकि टू डायमेंशन में प्लेन में मूव करके गए हैं दोनों ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अपन कंजर्वेशन एक्स डायरेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं और वाई डायरेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मुझे वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट करने पड़ेंगे। v1 का कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा? v1 इंटू कॉस थीटा 1। भाई वेक्टर का जिस एक्सिस के साथ एंगल गिवन है उधर वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अब साइड में बात करूं तो इधर क्या कंपोनेंट होगा? वेक्टर इंटू साइन थीटा, तो v1 साइन थीटा 1। ठीक है, ऐसे ही v2 का कंपोनेंट करता हूं, इधर क्या हो जाएगा? v2 कॉस थीटा 2। इधर क्या हो जाएगा? v2 साइन थीटा 2। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। तो मैंने दो ऑब्जेक्ट माने हैं, m1 m2 हैं, u1 और u2 इक्वल टू 0 वेलोसिटीज़ हैं। आफ्टर कोलिजन v1 v2 वेलोसिटीज़ इनकी हो गई हैं। इलास्टिक कोलिजन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकता हूँ। करते हैं अप्लाई यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करूँ मैं, इन एक्स डायरेक्शन,
ठीक है। एक्स डायरेक्शन में देखो बिफोर कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इक्वल होंगे। तो मोमेंटम आफ्टर बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, देखो अप्लाई करो फॉर्मूला। बिफोर कोलिजन तो एक्स डायरेक्शन में ही है दोनों, ठीक है। तो दिस इज m1 एंड u1 प्लस m2 एंड 0 वेलोसिटी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। देखो v1 cos थीटा है वेलोसिटी का कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में है। v2 cos थीटा है वेलोसिटी का कंपोनेंट, ये भी एक्स डायरेक्शन में है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एडअप हो जाएगी सीधा सीधा, तो a प्लस भी हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। सो मोमेंटम ऑफ m1 विल बी m1 v1 cos थीटा 1 और प्लस m2 v2 cos थीटा 2। ये वेक्टर सम लगाया मैंने, ठीक है। a प्लस भी हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है दोनों, ठीक है। तो क्या हो गया, ये इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगी m1 u1 इक्वल टू m1 v1 cos थीटा 1 और प्लस में मिलेगी क्या m2 v2 cos थीटा 2। इक्वेशन फर्स्ट मुझे यहाँ से मिल जाएगी, फर्स्ट रिलेशन मुझे यहाँ से मिल गया, ठीक है। ऐसे में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकता हूँ y डायरेक्शन में, ठीक है। तो y डायरेक्शन में अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूँ इन y डायरेक्शन, देखो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0, कोई वेलोसिटी नहीं है y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है अपना m1, प्लस सेकंड वाली की तो है ही नहीं, इक्वल टू इसके लिए निकालना भाई। अच्छा यहाँ देखो v1 साइन थीटा अप साइड में, v2 साइन थीटा डाउन साइड में, बोथ वेक्टर क्वांटिटीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो a माइनस बी अप्लाई करेंगे अपन। इसका मोमेंटम m1 v1 साइन थीटा 1 माइनस का m2 v2 साइन थीटा 2, ये हो जाएगा। दैट मीन्स इधर से क्या आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी m1 v1 साइन थीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा m2 v2 साइन थीटा 2। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई, ठीक है भाई। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थे मेरे पास, ये दोनों इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है। अब इलास्टिक कोलिजन है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अप्लाई होगा, करो अप्लाई यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर मैं अप्लाई करूँ तो एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो कंपोनेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये होगी तो बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 तो 0 है, ठीक है, और इक्वल टू आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 स्क्वायर एंड हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये हो जाएगा, तो हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 v1 स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा m2 v2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, थर्ड आ गई। तो ये मेरे पास तीन इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। अभी जो तीनों इक्वेशन है ना, ये तीनों इक्वेशन एज बेसिक इक्वेशन ट्रीट होंगी, और एज बेसिक इक्वेशन ट्रीट होंगी तो देखो इसमें अननोन क्वांटिटीज अपने पास देखो m1 और m2 की वैल्यूज तो अपन को पता होंगी, ठीक है। v1 v2 है, u1 u2 है, तो इसमें से कोई भी दो क्वांटिटी अगर अपन फाइंड कर लें, है ना, तो अपन बाकी की क्वांटिटीज़ क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो वो अपन को पता होंगी, तो अपन v1 v2 की वैल्यूज यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एज अ कोर इक्वेशन अपनी यूज़ होंगी, और इन कोर इक्वेशन से अपने क्या निकलेंगे, यहाँ से रिजल्ट निकलेंगे। अब मान लो इसके अंदर अपन ने जो दो मास लिए है ना, उनमें वो मासेस जो है अगर इक्वल होते हैं, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m होता, तो क्या होता,
इक्वेशन 1 क्या हो जाती, देखो इक्वेशन 1 अपनी क्या है, m1u1, तो दिस इज mu1 इक्वल टू m1v1 cos थीटा 1 mv1 cos थीटा 1, ठीक है, और ये m2v2 cos थीटा 2, तो क्या हो जाती है mv2 cos थीटा 2, m तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u1 इक्वल टू क्या हो जाएगा v1 cos थीटा 1 और v2 cos थीटा 2, ये बन जाती है अपनी इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या बन जाती, फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 2 क्या बन जाती, देखो m1 v1 sin थीटा 1, तो ये क्या आ जाएगा v1 sin थीटा 1, ठीक है, m1 इज m और माइनस का क्या हो जाएगा mv2 sin थीटा 2 इक्वल टू 0, ये हो जाता ना, दैट मीन्स ये क्या हो जाता v1 sin थीटा 1 माइनस का v2 sin थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाता 0, इक्वेशन नंबर 5, ये बन जाती है इक्वेशन 2, ठीक है। और इक्वेशन 3 का क्या होता, देखना इक्वेशन 3, तो m1 u1 स्क्वायर m u1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता m v1 स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाता m v2 स्क्वायर, तो m तो कैंसिल आउट हो जाता, तो u1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये रिजल्ट आता क्या अपना इक्वेशन 6 में आता, ठीक है। अच्छा यहाँ से अगर मान लो इक्वेशन ये मास क्या हुए हैं इक्वल मैंने लेट किए हैं, तो इक्वल मासेस के लिए अपन ये पता कर सकते हैं कि भाई दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो किधर जाएंगे, कैसे पता कर सकते हैं, ये इक्वेशन 4 और 5 का मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं, लेट देखो क्या रिजल्ट आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस क्या कर दिया 5 का स्क्वायर, है ना। तो देखो इधर से क्या मिल रहा है मेरे को, ये अपनी LHS के साथ LHS RHS के साथ RHS ऐड कर देता हूँ मैं, इसको 0 को इधर ले लेता हूँ, है ना, इक्वल टू 0, ठीक है। तो u1 स्क्वायर प्लस 0, तो ये u1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये इसका स्क्वायर v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 का स्क्वायर करना है मुझे, अब प्लस इधर क्या आ गया ये v1 sin थीटा 1 माइनस का v2 sin थीटा 2, v1 sin थीटा 1 माइनस का v2 sin थीटा 2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको स्क्वायर ओपन कर सकता हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये ओपन हो जाएगा, ये इजीली करो ओपन इसको, u1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस v स्क्वायर v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 और प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 और माइनस का 2v1 v2, ये v1 v2 था साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 हो जाएगा। कुछ कॉमन आ रहा है क्या कहीं से, आ रहा है u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस इधर ये v2 स्क्वायर इधर v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2, और देखो ये क्या हो जाएगा इधर 2v1 v2 इनमें से कॉमन आ जाएगा, इसमें से अगर मैं प्लस 2v1 v2 कॉमन ले लूँ, इधर क्या बचेगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस का सॉरी ये अपना स्क्वायर आ गया ना, और इधर ये साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, पता है अपन को, पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा u1 स्क्वायर इक्वल टू इधर से v1 स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, v2 स्क्वायर इधर से क्या बचेगा 2v1 v2
अच्छा ये किसका फॉर्मूला है? cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस का sin थीटा 1 sin थीटा 2। किसका फॉर्मूला है ये? cos a cos b माइनस का sin a sin b। पढ़ा था अपन ने, cos a प्लस b का फॉर्मूला है, ठीक है। स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री तब पढ़ाई थी जब बताया था ये फॉर्मूला। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा? cos a प्लस b मीन्स थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो गया भाई? u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस ये v2 स्क्वायर है ना, और प्लस 2v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 है। अच्छा ये जो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है ना, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है? u1 स्क्वायर है ना, इक्वेशन नंबर 6 से पुट कर सकता हूँ क्या? फ्रॉम इक्वेशन 6 ये u1 स्क्वायर प्लस ये भी u1 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, जीरो बच गया। दैट मीन्स 2v1 v2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखो 2v1 v2 तो जीरो हो नहीं सकता, दिस कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। दैट मीन्स cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू क्या होगा? जीरो। cos में जीरो किसकी वैल्यू होती है भाई? 90 की। दैट मीन्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 मीन्स क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब समझे क्या कि भाई अगर दोनों के मास इक्वल हो ना, दोनों के मास इक्वल हो तो दोनों ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन कितने एंगल पे जाएंगे? आफ्टर कोलिजन वो 90 डिग्री के एंगल पे जाएंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी की चीज़ों के लिए अपन क्या कर सकते हैं? बाकी की चीज़ों के लिए इक्वेशन 1 2 3 यूज़ कर सकते हैं। इक्वेशन 1 2 3 से मेरे पास क्या आ जाएंगे? बाकी के रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, आगे देखते हैं। अच्छा कोलिजन के बारे में न्यूटन ने एक लॉ दिया था, ठीक है, जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन बोलते हैं। वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन क्या है उसको देखें अपन, ठीक है। देखो तो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। क्या कहता है? देखो मान लो दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 m1 मास है उसका, u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट 2 m2 मास है, u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। ये जो कंडीशन है अपनी, ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है, ठीक है भाई। अब क्या हुआ कि दोनों का कोलिजन हो गया, m1 m2, ठीक है। कोलिजन होने के बाद क्या हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करने लग गए। लेट इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, m1 मास और ये इसका क्या हो गया? m2 मास। ये कंडीशन आफ्टर कोलिजन की है, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई ये वेलोसिटी से जा रहे थे, वेलोसिटीज v1 v2 हो गई। तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालें आफ्टर कोलिजन और आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालें बिफोर कोलिजन, तो उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। दैट मीन्स आप क्या निकाल रहे हैं? रेशियो किसका? रिलेटिव वेलोसिटीज का। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। वो हमेशा क्या रहेगा? रेशियो
कांस्टेंट रहेगा, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन रिलेटिव निकाल रहा हूँ, कैसे निकालते हैं? रिलेटिव v2 माइनस v1, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में लेट u1 माइनस का u2 एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे? e से, ठीक है। अब ये जो e है ना, ये ऐसा कांस्टेंट है जिससे आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो अपना कोलिजन हो रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली नॉन इलास्टिक है, या फिर वो ओनली नॉन इलास्टिक है। अगर इस e की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो जो अपना जो कोलिजन है ना वो कैसा होगा? परफेक्टली इलास्टिक होगा, ठीक है। अगर e की वैल्यू 0 है तो ये परफेक्टली नॉन इलास्टिक होगा, ठीक है। और अगर e की वैल्यू क्या है भाई? 0 से तो ग्रेटर हो गई और e से कैसी हो गई? स्मॉलर, तो फिर कैसा होगा अपना कोलिजन? उस केस में अपना कोलिजन हो जाएगा नॉन इलास्टिक, ठीक है। तो ये अपने 3 टाइप के कोलिजन अपन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। मान लो वेलोसिटीज अपन को पता हो ना कोलिजन की, तो उन्हीं वेलोसिटीज से अपन क्या निकाल सकते हैं? रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अपना जो कोलिजन था इलास्टिक था, परफेक्टली इलास्टिक था, परफेक्टली नॉन इलास्टिक था, या फिर वो ओनली नॉन इलास्टिक था, ठीक है भाई। आगे की बात समझ में। अच्छा, इसमें अभी एक टॉपिक और अपना लास्ट है, क्या है? विच इज नॉन इलास्टिक कोलिजन, उसको अपन देखते हैं। देखो तो देखिए अपना नॉन इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन इलास्टिक कोलिजन, है ना। अच्छा, परफेक्टली नॉन इलास्टिक ही देख रहे हैं अपन तो मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व होगी नहीं, ओनली क्या कंजर्व होगा? मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। तो लाइट कर लेता हूँ कि भाई वही 2 ऑब्जेक्ट m1 मास है, u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, दूसरा वाला u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, m2 मास था, दोनों का कोलिजन हो गया m1 और m2 का। और कोलिजन के बाद ये तो कंडीशन हो गई बिफोर कोलिजन, ठीक है। और लेट कोलिजन के बाद जो है वो v1 v2 वेलोसिटी से मूव करने लग गए। ये v1 से मूव कर रहा है m1 और ये अपना v2 से मूव कर रहा है विच इज m2, ठीक है। दिस इज कंडीशन आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो अप्लाई होना ही है, एक डायरेक्शन में 1 डायमेंशन लिया अपन ने ओनली। तो अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन देखो क्या होगा। m1 u1 प्लस m2 u2 मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1। अब प्लस में क्या हो जाएगा? m2 v2। इक्वेशन 1 यहाँ से आ जाएगी। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो अपन यहाँ अप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो फिर दूसरा अपन इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? फिर वो अपन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से लेके आएंगे, ठीक है। वो तो हर कोलिजन के लिए अप्लाई होगा ही, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो हर एक जगह पे स्टैंड करेगा, न्यूटन का लॉ। तो अगर मैं न्यूटन का लॉ अप्लाई करूँ यूजिंग न्यूटन्स लॉ, क्या कहता था न्यूटन का लॉ कि भाई v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो किसके इक्वल है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e के इक्वल है था। दैट मीन्स v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e u1 माइनस का u2। सॉल्व कर देता हूँ इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? ये v2 माइनस का v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? e u1 माइनस का e u2। तो अगर मैं v2 निकालूँ यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा e u1 माइनस का e u2 और प्लस का क्या हो जाएगा? ये b1। इक्वेशन क्या आ गई? सेकेंड आ गई। अच्छा, u1 u2 की वैल्यूज तो अपन को पता होती है पहले से ही बिफोर कोलिजन। तो अगर मैं v2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ किसकी फॉर्म में आ जाएगी? v1 की फॉर्म में। तो v1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से इजीली, जैसे फर्स्ट डेरिवेशन में किया था। करो पुट,
पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, करते हैं पुट अपन, तो क्या होगा ये m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 की जगह पे ये वैल्यू में पुट कर देता हूँ eu1 माइनस का eu2 और प्लस का क्या हो जाएगा v1। करो सॉल्व इसको, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये m1v1 प्लस em2u1, इधर से मल्टीप्लाई किया माइनस का em2u2 प्लस का क्या हो जाएगा m2v1। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, v1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो v1 एक साइड लेके कॉमन ले लेता हूँ मैं, ये m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू ये v1 और ये v1, m1 प्लस m2 प्लस em2 इन दोनों में है ना, तो ये तो कॉमन ही आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा u1 माइनस का u2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा v1 m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2 और माइनस का em2u1 माइनस का क्या आ गया u2 आ गया। और अपॉन में v1 की वैल्यू फाइंड करनी, मुझे क्या आ जाएगी m1u1 प्लस m2u2 माइनस का em2u1 माइनस u2 और अपॉन में क्या आ जाएगा ये भाई ये m1 प्लस m2 आ जाएगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ v1, ठीक है। अच्छा ऐसे ही v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से देखो v1 फाइंड कर लो, v1 फाइंड करके यहाँ पुट कर देंगे तो v2 की फॉर्म में आ जाएगा अपना इक्वेशन, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसी रिजल्ट से, इक्वेशन 3, ठीक है। v2 इक्वल टू क्या होगा कि भाई 1 वाली जगह 2 आ जाएगा, 2 वाली जगह 1 आ जाएगा, बस है ना। तो ये हो जाएगा m2u2 माइनस का प्लस का m1u1 और माइनस का em1u2 माइनस u1, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा m2 प्लस m1, यही रिजल्ट आएगा। चाहे तो आप इसी रिजल्ट में भाई जहाँ 1 है वहाँ 2 कर दो, जहाँ 2 है वहाँ 1 कर दो, तो अपने पास सेम रिजल्ट आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से मेरे पास v1 और v2 की वैल्यूज़ ये इस तरह आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं अपन अपना, कौन सा वाला रिजल्ट जो वहाँ पहले आया था इलास्टिक कोलिजन में, कैसे चेक कर सकते हैं भाई। अपन जानते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। तो इक्वल टू 1 अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दूँ तो वेलोसिटीज़ मुझे कहाँ की मिल जाएंगी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, लॉस होगा एनर्जी का, बताया था मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी का लॉस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो कर लेना, मैं बता देता हूँ कि भाई मुझे तो लॉस कैलकुलेट करना है। इसका मतलब स्टार्टिंग में जो एनर्जी थी वो ज़्यादा थी, बाद में क्या हो गई कम हो गई, तो इनिशियल एनर्जी में से मैं फाइनल वाली एनर्जी माइनस कर सकता हूँ। दैट मीन्स डेल्टा के इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, और इसमें से माइनस क्या होगा फाइनल एनर्जी हाफ m1v1 स्क्वायर और ये प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। तो ये माइनस करके मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ इजीली, मेरे पास डेल्टा के की वैल्यू मतलब लॉस ऑफ एनर्जी जो भी होगा उसकी वैल्यू इजीली आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से अपनी लॉस ऑफ एनर्जी की वैल्यू निकल जाएगी, वेलोसिटीज़ की वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करके दे दी, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये अपने दोनों टाइप के कोलिजन इलास्टिक नॉन इलास्टिक हो गए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन देख लेंगे, जिससे अपना टॉपिक और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये टॉपिक खत्म है, फिर नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।